विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। अपना साझेदारी प्रवेश में हम पिछले 4 वीडियो को कंप्लीट किए और ये 5वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम प्रश्न क्रमांक 16 पाठ्यपुस्तक का उसको देखेंगे। तो देखिए, पारसी और अनेरी 2:1 में साझेदार हैं, यानी इनका पुराना अनुपात 2:1 है। और उसके बाद इनका नया अनुपात यहाँ दिया हुआ है, समायोजन में है। तो नया लाभ हानि का अनुपात 3:4:2। तो इसके ऊपर से हम त्याग का अनुपात निकाल लेंगे। आर्थिक चिट्ठा यहाँ दिया हुआ है। और पिछले प्रश्न में आपको चालू खाते का शेष दिया था, लेकिन देखिए यहाँ पर चालू खाते का शेष नहीं है, तो हमें यहाँ पर चालू खाता नहीं बनाना है। और इसमें समायोजन में दूसरा है, हैंसी पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लाएगी और लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है। तो यहाँ पर 10% की लोन है, 35,000 है। तो 35,000 का 10% करेंगे तो 3,500 रुपये इसका लोन का ब्याज गिनती कर लेंगे उसमें हम। फिर पारसी ने निजी खर्च के चुकाए थे 5,600, उसको लाभांश खाते में उधार किया गया है। तो इसकी असर जो हम पूंजी खाते के उधार पक्ष में जो 5,600 उसने खर्च किए थे, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में इसको हम दर्शाएंगे। और इसकी दूसरी असर हम पुनः मूल्यांकन में जमा तरफ में दर्शा देंगे। फिर उसके बाद है, पुनर्गठन खर्च के 8,400 अनेरी ने चुकाए थे। तो ये समायोजन जो है 8,400 का, तो अनेरी ने चुकाए थे तो उसको मिलना चाहिए। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में इसको हम दर्शा देंगे 8,400, और दूसरा पुनः मूल्यांकन में इसको हम उधार कर देंगे, खर्च के रूप में वहाँ दर्शा देंगे। तो 2 असर हो जाएगी इसकी। फिर उसके बाद है, ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया, तो ख्याति की गणना कर लेंगे। और एक यहाँ नया पॉइंट देखिए, हैंसी की पूंजी को आधार पूंजी मान करके पारसी और अनेरी की पूंजी नई पीढ़ी के लाभांश के अनुपात में रखनी है। तो नया अनुपात है 3:4:2। तो उसके अंदर हैंसी की पूंजी यहाँ हमको 40,000 दी गई है, और इसी आधार पर हमको बाकी साझेदारों की पूंजी निकालनी होगी। तो उसको हम सब गणना में देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ गणना इसमें हमने किया हुआ है यहाँ पर। तो ये पहली गणना तो त्याग का अनुपात का हम कर लेंगे। तो त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। पुराना भाग है 2:1 और नया भाग है 3, 4 और 2। तो पारसी का त्याग हो गया 2/3 माइनस 3/9, हर समान किए 3/9। अनेरी का त्याग 1/3 माइनस 4/9 और हर समान किए तो माइनस 1/9, यानी कि अनेरी को लाभ हुआ। और हमने पिछले प्रश्नों में देखा है कि जो साझेदार त्याग न करे, यानी जिसको लाभ होता है, तो वह त्याग करने वाले साझेदार को अपने हिस्से की ख्याति की रकम भी चुकाना पड़ता है उसको। तो पुरानी ख्याति यहाँ पर दी गई है इसके अंदर, प्रश्न के अंदर। और पुरानी ख्याति की रकम प्रश्न में दी गई 21,000 दी गई है, तो उसको हम पुराने अनुपात में दर्शा लेंगे। तो उसके लिए हम ख्याति खाता जमा करते हैं, 21,000 तो जमा हो जाएगा। और पुराना अनुपात इनका है 2:1। तो जो पुराना अनुपात इनका है, उस पुराने अनुपात 2:1 में इसको बांट देंगे तो 14,000 और 7,000। ये पुरानी ख्याति जैसे हम अपलिखित करते हैं, तो एक तो इसको अपलिखित करना होगा। दूसरा नई ख्याति, नई ख्याति में अनेरी का लाभ हुआ है, तो अनेरी को लाभ हुआ, तो जितना लाभ हुआ है उतना प्रमाण वो किसको दे देगी, जो है पारसी को, क्योंकि उसको त्याग हुआ है। तो 90,000 ख्याति निश्चित हुई है, तो उसका 1/9 यानी 10,000। तो 10,000 इसको किसके प्रति देना होगा, पारसी के प्रति, ये ध्यान रखना है। और हैंसी की ख्याति, अब हैंसी की ख्याति में हिस्सा 90,000 है, उसका नए अनुपात में 2/9 हिस्सा होता है, क्योंकि इसका नया अनुपात आपको यहाँ दिया हुआ है 3:4:2। तो 2/9 हिस्सा हुआ हैंसी का, तो उसको ख्याति चुकानी हुई 20,000। सामान्य रूप से ख्याति पुराने साझेदार त्याग में बांट लेते हैं, तो यहाँ पर खाली एक ही साझेदार को त्याग हुआ है, पारसी को, तो ये ख्याति की रकम पूरी पारसी को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर अनेरी के पूंजी खाता उधार जो अनेरी को लाभ हुआ बराबर 10,000 रुपया, और हैंसी के चालू खाते उधार, यहाँ पर एक आपको प्रश्न में दिया हुआ है लास्ट में, देखिए यहाँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपको दिया हुआ कि आवश्यक समायोजन को साझेदारों के चालू खाते ले जाना है। तो आपको यहाँ पर जो समायोजन आप कर रहे हैं आवश्यक,
वो चालू खाते में आपको लिखना, वो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर हमने गणना जब किया, इस गणना में हमको दर्शाना होगा कि अनेरी के पूंजी खाते उधार जो उसको लाभ हुआ वो, और हेंसी जो नया साझेदार है, तो नई साझेदार को 20,000 ख्याति चुकाने को आ रही है, तो पूंजी खाते ने उसको हमने क्या लिख दिया, चालू खाते। तो हेंसी के चालू खाते उधार 20,000 और पारसी के पूंजी खाते जमा 30,000। तो पारसी के पूंजी खाते में 30,000 जो है जमा पक्ष में दर्शाएंगे, और हेंसी के चालू खाते के उधार में, अनेरी के पूंजी खाते के उधार में। तो जो नया समायोजन है वो चालू खाते दर्शाएंगे, वो भी ध्यान रखना है। और इसी में अब साझेदारों की अंतिम पूंजी, तो साझेदारों की अंतिम पूंजी निकालेंगे। तो अंतिम पूंजी में यहाँ थोड़ा गणना देख लेते हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, साझेदार की अंतिम पूंजी की गणना करने के लिए ये पारसी, अनेरी, हेंसी, इनका नया अनुपात है 3:4:2। और इसमें आपको हेंसी की पूंजी, हेंसी को दिया, हेंसी कितना पूंजी लाएगी, 40,000 रोकड़ लाएगी, ये दिया हुआ है। तो इनके ऊपर से आप बाकी की पारसी और अनेरी की पूंजी निकाल सकते हैं। तो साझेदारों की अंतिम पूंजी के लिए इसकी पूंजी को आधार पूंजी गिनना, ऐसा सूचना दिया है समायोजन में। तो हेंसी की पूंजी को आधार गिनेंगे, तो इस तरह गिनेंगे। तो देखिए, पहले पारसी की पूंजी गिना है, अब हेंसी का हिस्सा कितना है, तो 3, 4, 7 और 2, 9, 2/9। तो देखिए 2/9 भाग पर हेंसी की पूंजी बराबर 40,000, इसलिए इसका है 3/9। तो 3/9 भाग पर पारसी की पूंजी बराबर कितना हो जाएगा, तो 40,000 गुणे 3/9, और ये 2/9 का हो जाएगा 9/2। तो इस तरह से हल करेंगे तो ये पूंजी आई 60,000। इसका मतलब कि पारसी की पूंजी आई 60,000। और उसके बाद उसी तरह से अनेरी का निकाल लेंगे। तो अनेरी की पूंजी निकालेंगे 2/9, यहाँ पर हेंसी का है, 2/9 भाग पर हेंसी की पूंजी 40,000 है, क्योंकि ये आधार पूंजी है, इसलिए इसका हिस्सा है 4/9। तो 4/9 भाग पर अनेरी की पूंजी बराबर, तो 40,000 गुणे 4/9 गुणे 2/9 का उल्टा हुआ तो 9/2, और कितना हुआ 80,000। इस तरह आप देख सकते हैं कि साझेदारों की पूंजी ये निश्चित हो गई। तो यहाँ पर हेंसी की पूंजी कितनी रहेगी, 40,000, और पारसी की 60,000, और अनेरी की 80,000। तो ये पूंजी आपको दर्शा सकते हैं, इसको अंतिम पूंजी के रूप में इसको हम दर्शा देंगे। तो जैसे हमने पूंजी खाता यहाँ बनाया हुआ, देखिए, तो पूंजी खाता में आप लिख भी सकते हैं, जैसे गणना की है। तो इसकी पूंजी हमने कितना बताया, 60,000, और इसकी पूंजी हमने कितना निकाला था, 80,000, और हिंसी का जो पूंजी था वो 40,000 रहेगा। यानी इसको पहले से भी आप नोट कर सकते हैं, ये अंतिम पूंजी के रूप में, ठीक है। और बाकी के प्रश्न हम आगे गिनते जाते हैं। तो ये आधार पूंजी जो है, इसमें नया पॉइंट भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं प्रश्न को हम क्रम से। तो सबसे पहले इसमें बाकियाँ लिख देते हैं, जैसे हम पिछले प्रश्नों में करते थे। तो यहाँ पर देखिए, पहले पुरानी ख्याति है 21,000, तो 21,000 को हम अपलिखित करेंगे, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में दर्शाएंगे पुराने अनुपात में 2:1 में। तो यहाँ पर जो हमने गणना किया था, ये पारसी और अनेरी दोनों में 14,000 और 7,000 से अपलिखित हो जाएगा। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में यहाँ ख्याति, और यहाँ पर रकम हो जाएगी 14,000 और 7,000, दोनों की रकम 14,000 और 7,000, 2:1। ये ख्याति अपलिखित हो गई। उसके बाद मकान है 1,40,000, पक्की तलपट में दर्शाएंगे मकान। तो पक्की तलपट में मकान है 1,40,000, समायोजन नहीं है, रकम बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पर 1,40,000, 1,40,000। फिर मकान के बाद है फर्नीचर 28,000 है, ये भी संपत्ति में आएगा, समायोजन है। तो मकान यहाँ पर फर्नीचर 28,000, समायोजन नहीं होगा तो बाहर कर देंगे 28,000। फिर उसके बाद है यहाँ पर स्टॉक, स्टॉक यहाँ पर दिया हुआ है 18,200, तो स्टॉक की रकम यहाँ लिख देंगे 18,200, 18,200। और फिर उसके बाद यहाँ देनदार दिया है 16,800, तो 16,800 है, तो भी रकम कुछ दिया नहीं इसके अंदर, तो बाहर लिख देंगे। तो 16,800 रुपया देनदार, 16,800। यहाँ पर फर्नीचर में भी कुछ है नहीं, तो इसको हम बाहर ले रहे हैं 28,000, नहीं तो ध्यान बाहर हो जाएगा, 28,000। और उसके बाद है
देनदार हो गया। रोकड़, तो रोकड़ खाते में शेष दर्शा देंगे, तो रोकड़ में शेष आगे लाए रोकड़ खाते के उधार पक्ष में, यहाँ पर शेष आगे लाए उधार में 56,000। ये हमारा संपत्ति पक्ष पूरा हुआ। और अब दायित्व पक्ष में देखिए, तो दायित्व पक्ष में सबसे पहले है पूंजी। तो पारसी और अनेरी की पूंजी है 91,000, 84,000। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में शेष आगे लाए 91,000 और 84,000, दोनों की पूंजी दर्शा दिए। और उसके बाद है पूंजी अनामत खाता, यहाँ है 14,700। तो पूंजी अनामत को बांट देंगे इसको, तो पूंजी अनामत बांटेंगे तो जमा पक्ष में बटेगा पूंजी अनामत 2:1, पुराना अनुपात। तो 9,800 और 4,900, 2:1, इसको वितरण कर दिए। फिर आता है कारीगर बचत खाता, ये दायित्व है, तो दायित्व होने से दायित्व में इसको दर्शा देंगे पक्के तलपट के दायित्व में। तो यहाँ पर कर्मचारी बचत खाता 7,000 यहाँ पूरा दर्शा देंगे दायित्व के रूप में। फिर उसके बाद है कारीगर लाभ भाग फंड, ये भी दायित्व है 8,400, इसको भी दायित्व में दर्शा देंगे। 8,400 कारीगर लाभान फंड खाता। फिर उसके बाद आता है 10% की लोन, ये भी दायित्व है 35,000, तो इसको दर्शा देंगे लोन 35,000। 10% की लोन 35,000। और फिर उसके बाद है लेनदार है 39,900, तो ये भी दायित्व पक्ष में जाएगा, कोई समायोजन वगैरह नहीं है। तो लेनदार 39,900। तो ये देखिए आप, अपने संपत्ति और दायित्व कंप्लीट हो गया। उसके बाद समायोजन लेते हैं कि करके, तो पहला समायोजन में तो हमने त्याग का अनुपात निकाला था, वो हो गया। उसके बाद हैंसी पूंजी के रूप में 40,000 रोकड़ लाएगी, इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो इसको हम पूंजी खाते के जमा पक्ष में, रोकड़ खाते हैंसी में 40,000 एक असर, और दूसरी असर रोकड़ खाते के उधार में आवक हो रही है, तो रोकड़ खाते के उधार में हैंसी के पूंजी खाते 40,000। फिर समायोजन है लोन पर 1 वर्ष का ब्याज चुकाना बाकी है, तो 35,000 का 10% करेंगे। तो यहाँ पर 10% की लोन है, तो 10% की लोन है तो 35,000 का 10% सीधा निकाल लेंगे, तो 3500 यानी 3,500 आएगा। तो उसकी असर यहाँ बता देंगे, चुकाना शेष लोन का ब्याज 3,500 यहाँ, अथवा आप लोन में जोड़ भी सकते हैं यहाँ पर और उसके साथ बता सकते हैं। एक असर ये हुआ। दूसरा, दायित्व बढ़ा तो पुनः मूल्यांकन में उधार कर लेंगे, तो पुनः मूल्यांकन खाते के उधार पक्ष में लोन पर ब्याज 3,500, 2 असर हो गई। फिर उसके बाद है पारसी ने निजी खर्च के 5,600 चुकाए और उसको लाभान खाते में उधार किया गया, ऐसा बताया इसके अंदर। तो लाभान खाते में उधार किया गया, तो सबसे पहले तो पारसी ने चुकाए हैं 5,600, तो उसकी असर बता देंगे पूंजी खाते के उधार पक्ष में। पूंजी खाते के उधार पक्ष में यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, और पारसी में 5,600, पारसी ने चुकाए तो पारसी में 5,600। और दूसरी असर इसकी पुनः मूल्यांकन, यहाँ उधार किए तो पुनः मूल्यांकन में जमा करेंगे, तो पुनः मूल्यांकन के जमा पक्ष में यहाँ पर पारसी के पूंजी खाते 5,600, ये 2 असर हो गई 5,600 से। और उसके बाद आता है समायोजन, पुनर्गठन खर्च के 8,400 अनेरी ने चुकाए हैं, तो अनेरी ने चुकाए हैं तो इसको मतलब प्राप्ति होगी, तो 8,400 रुपया हम पूंजी खाते में जमा करेंगे। तो पूंजी खाते के जमा पक्ष में, पूंजी खाते के जमा पक्ष में यहाँ लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाते, और पुनः मूल्यांकन खाते लिखेंगे अनेरी में 8,400, ये हमने 8,400 लिख दिया। और इसकी दूसरी असर पुनः मूल्यांकन में उधार करेंगे, यहाँ जमा किए तो वहाँ उधार करेंगे, तो उधार पक्ष में अनेरी के पूंजी खाते 8,400, 2 असर हो गई। फिर उसके बाद आता है ख्याति का मूल्यांकन 90,000 किया गया,
तो हमने ख्याति की गणना किया हुआ है, उसके आधार पर उसकी एंट्री कर देंगे। तो ख्याति खाते एंट्री करेंगे तो इसके लिए हमने ये प्रविष्टि लिखा है, देखिए, अनेरी के पूंजी खाते उधार, हेंसी के चालू खाते उधार और पारसी के पूंजी खाते जमा। तो पारसी के पूंजी खाते के जमा पक्ष में 30,000 होना चाहिए। तो वो रकम यहाँ दर्शाएंगे हम इसके अंदर। तो अनेरी और हेंसी दोनों के नाम से आएगा। तो यहाँ पर अनेरी और हेंसी दोनों के नाम से, तो यहाँ पर जो है पारसी में रकम बताएंगे। अनेरी का 10,000 है और हेंसी के नाम से 20,000 है। इस तरह से 10,000 और 20,000। और दूसरी असर इसकी हम जो प्रविष्टि लिखे हैं, अब अनेरी के पूंजी खाते के उधार में 10,000। तो यहाँ पर पूंजी खाते के उधार में पारसी को मिला, तो ये उधार में बताएंगे अनेरी में 10,000। ये पारसी के पूंजी खाते ये। और उसके बाद आता है प्रविष्टि में हेंसी के चालू खाते। अब हेंसी का चालू खाता हमने यहाँ दर्शाया नहीं है क्योंकि उसकी पूंजी दर्शाया है, तो इसको हम सीधा हम ले जाता से पक्की तलपट में ले जा सकते हैं। तो हेंसी के चालू खाते उधार का मतलब होता है संपत्ति। तो ये संपत्ति लेना बाकी कही जाएगी। तो संपत्ति पक्ष में इसको हम दर्शा देंगे डायरेक्ट। तो संपत्ति पक्ष में हेंसी के चालू खाते ये रकम लिख करके और 20,000। तो ये थोड़ा सा आपके लिए नया, चालू खाते के आप जो है असर दे रहे हैं समायोजन की, तो उसके हिसाब से उसको हम यहाँ दर्शा दिए। तो इस तरह हेंसी के चालू खाते यहाँ पर आ जाएगा। और इसका अनेरी का यहाँ पर देखिए 10,000 आ गया और हो गया 20 और 10 30, और यहाँ पर पारसी में जमा हो गया 10,000 और 20,000 30,000 हो गया। तो ख्याति के संबंध में एंट्री हो गई। और उसके बाद आधार पूंजी गिनना है आपको हेंसी की, और हेंसी की आधार पूंजी गिनना है, तो उसको हमने गिन लिया। यहाँ पर देखिए यहाँ दर्शा भी दिया है। तो इसकी 40,000 पूंजी हुई, तो इसकी 60,000 और इसकी 80,000 गणना के आधार पर उसको मैंने दर्शा दिया। तो ये समायोजन की एंट्रियाँ लगभग इसके अंदर हो गई। और अब इसके बाद बचेगा वो जो सबसे पहले तो बाकी निकालेंगे पुनः मूल्यांकन का। तो पुनः मूल्यांकन में जमा पक्ष में आप देखेंगे तो 5,600 है, उधार पक्ष में है, दोनों का जोड़ हो रहा है 8 और 3 11,900, ये ज़्यादा है 11,900, यहाँ लाएंगे 11,900 और इसमें से 5,600 माइनस करेंगे तो इसमें हानि बताई जाएगी 6,300 की। 6,300 हानि हुई और इसको डिवाइड कर लेंगे 2:1 में, तो 2/3 और 1/3, 6,300 को बांट देंगे तो 4,200 और 2,100, 4,200 2,100 ये हो गया। और अब ये जो रकम आई, ये रकम हम ले जाएंगे पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में हानि को क्या करेंगे, उधार पक्ष में दर्शाएंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते हानि है 4,200 और 2,100, 4,200 और 2,100, इसको यहाँ दर्शा दिए हानि के रूप में। उसके बाद अब यहाँ पर हम पहले पूंजी खाता देख लेते हैं। तो पूंजी खाता में यहाँ पर टोटल देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर पहले पारसी, तो पारसी का आप देख सकते हैं यहाँ पर जमा पक्ष में 91,000, 10,000, 20,000, 9,800, 1,30,800 हो रहा है, 1,30,800। और ये टोटल हम यहाँ लाते हैं 1,30,800, ये ज़्यादा है। तो इसमें से अभी उधार पक्ष में 14,000 है, 5,600 है और 4,200 है, इसको माइनस करते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो 47,000 अंतर आ रहा है। तो चालू खाते, जैसे आपको बताया, मैं समझ में दिया है कि जो उसके असर है चालू खाते देनी है, तो ये देखिए 47,000 का डिफरेंस आया। तो 47,000 का जो डिफरेंस आया वो कहाँ जाएगा, चालू खाते। तो इसको हम चालू खाते में दर्शाएंगे। दूसरा, ये जमा शेष कहा जाएगा, और जमा शेष कहाँ लिखा जाता है, पक्की तलपट के दायित्व पक्ष में। तो इसको हम दायित्व में लिखेंगे। ये पारसी का है तो पारसी के चालू खाते, तो पारसी के चालू खाते दायित्व पक्ष में देखिए पक्की तलपट का दायित्व पक्ष है, और वहाँ लिख देंगे 47,000। सीधी असर यहाँ ले रहे हैं क्योंकि वो अंतिम शेष निकल चुका है पहले से। अब देख लेते हैं जरा इसका अनेरी का। तो अनेरी का आप देखेंगे तो अनेरी में है यहाँ उधार पक्ष में 84,000 है, 4,900 है, 8,400 है।
और इस पक्ष में देखिए यहाँ पे 7,000 है, 10,000 है, 2,100 है, और यहाँ पर देखिए 80,000, क्योंकि हमने अंतिम पूंजी निकाल लिया पहले से, तो 80,000 है, तो ये ज़्यादा हो रहा है 99,100। और ये टोटल हम यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर आएगा 99,100, और इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं 84,000, 4,900 और 8,400, तो इसमें अंतर निकल आया 1,800। ये अंतर आया तो इसको हम चालू खाते ले जाएंगे, जैसे ये चालू खाते गए ऐसे भी चालू खाते ऐसा बताएंगे। अब ये उधार शेष कहा जाएगा, क्योंकि उधार ज़्यादा है। उधार शेष यानी संपत्ति होता है, तो इसको संपत्ति पक्ष में ले जाएंगे, अनेरी के चालू खाते संपत्ति पक्ष में। तो यहाँ पर अनेरी के चालू खाते संपत्ति में 1,800 संपत्ति पक्ष में दर्शा दिए। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद हेंसी का टोटल यहाँ पर हो रहा है 40,000, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, टोटल 40,000 रहेगा, और ये हमने बाकी निकाल दिया था। तो इस तरह से तीनों की अंतिम पूंजी हमने गणना के अनुसार पहले, यानी आपको यहाँ पहले अंतिम पूंजी निकाल देना है, उसके बाद सवाल हल करना है। तो जो डिफरेंस आएगा वो चालू खाते में आप दर्शा पाओगे। तो ये आपको खास ध्यान रखना है इसके अंदर। तो अब ये अंतिम पूंजी को हम दर्शा देंगे दायित्व पक्ष में। तो दायित्व में दर्शाएंगे तो जैसे गिने 60,000 पारसी का, अनेरी का 80,000 और हेंसी का 40,000। इसकी आधार पूंजी गिन के हम लोग गिने थे, उसी गणना से कर रहे हैं। और अब ये टोटल हुआ इसका 1,80,000। 1,80,000। अब बचा रोकड़ खाता, उसको बंद कर देते हैं। तो रोकड़ खाता में उधार पक्ष का टोटल हो रहा है 96,000, और इसको जमा पक्ष में लाएंगे 96,000 और बंद करेंगे तो शेष आगे ले गए, वही रकम आएगी 96,000। और ये उधार शेष है, संपत्ति में लिखेंगे रोकड़ शेष या रोकड़ खाते 96,000। इस तरह हमारा पक्की तलपट में सभी विगतें कंप्लीट हो गई हैं, जितनी भी एंट्रियाँ थी। हम इनका टोटल करेंगे 3,20,800। और दायित्व पक्ष का भी टोटल देखिए, वो भी वही आ रहा है 3,20,800। तो इस तरह से आप देखिए, ये आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसमें आपको नया चीज़ है कि आवश्यक समायोजन साझेदारों के चालू खाते लिखना है, एक वो ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, यहाँ पर नए साझेदार की पूंजी को आधार पूंजी मान करके और बाकी साझेदारों की पूंजी नए लाभांश के अनुपात में रखना है। ये दो चीज़ आपको नया सीखना है, बाकी आप जो पीछे सवाल किए उसके आधार पर गिना गया है। अब आता है प्रश्न नंबर 17। तो 17 में आप देखेंगे, यहाँ अंकिता और ऐसा 2:1 में साझेदार हैं और उनकी पक्की तलपट दिया गया है। समायोजन देख लेते हैं इसके अंदर। अंकिता अपने भाग में से 1/12 भाग और ऐसा अपने भाग में से 1/6 भाग अर्पिता को देगी। यानी पुराने साझेदार अपना हिस्सा दे रहे हैं और उस पर से नए साझेदार का हिस्सा निकल जाएगा। फिर दूसरा है, अर्पिता अपने भाग के अनुसार प्रमाणसर पूंजी लाएगी। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर पूंजी की गणना हमको करना है। पूंजी नए साझेदार कितना लाएगी वो दिया नहीं है, तो इसकी गणना करेंगे। फिर अर्पिता अपने भाग की ख्याति रोकड़ में लाएगी और ख्याति का मूल्यांकन आपको दिया है कि 90,000 हुआ है, तो जो उसका हिस्सा होगा वो ख्याति वो रोकड़ में लाएगी। तो ये गणना आपको समझना है। फिर उसके बाद है, अस्थायी संपत्तियाँ 10% घिसाई पात्र हैं, तो जो अस्थायी संपत्ति होगी उसका हम 10% घिसाई गिनेंगे। और सभी देनदार साहूकार हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर देनदार पर डूबत ऋण अनामत की व्यवस्था हुई है पहले से, तो वो उसको निकाल देंगे। यानी पूरी रकम से देनदार को हम पक्की तलपट में दर्शाएंगे। बीमा प्रीमियम में चुकाए 12,000 में से 2,400 आने वाले वर्ष ले जाना है, यानी अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है, तो संपत्ति के रूप में यह पक्की तलपट के संपत्ति में दर्शाया जाएगा और पुनः मूल्यांकन में जमा होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें। तो अब इसके आधार पर गणना करेंगे इसकी। तो सबसे पहले हम इसमें गणना देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 17 में मुख्य गणना इस तरह से है। यहाँ देखिए, साझेदार का त्याग दिया हुआ है। अंकिता अपने भाग में से यहाँ पर दिया है 1/12 और ऐसा अपने भाग में से 1/6 देती है अर्पिता को। तो यहाँ पर इनका दोनों का त्याग दे दिया। इसका मतलब
लेकिन हर समान नहीं है। इसका 1/12, इसका 1/6 है, उसका हर समान करेंगे तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा ऊपर नीचे किया तो कितना हुआ 2/12। अब अंकिता का हिस्सा, अंकिता कितना देगी 1/12, और ऐसा कितना देगी 2/12, हर समान हो गया। तो इस तरह से त्याग का अनुपात कहा जाए तो त्याग का अनुपात हुआ 1:2। ये देखिए त्याग का अनुपात 1:2। फिर उसके ऊपर से अर्पिता का हिस्सा निकाल लेंगे, तो अर्पिता का हिस्सा कितना होगा, अंकिता जितना दे रही वो प्लस ऐसा जितना दे रही हो, दोनों जोड़ देंगे। तो अंकिता ने कितना दिया 1/12, ऐसा ने कितना दिया 2/12, दोनों को जोड़ दिया, हर समान है तो 2 और 1 3, 3/12, छोटा कर लेंगे 1/4। तो चाहे 3/12 का हो चाहे 1/4 का हो, तो ये अर्पिता का भाग हो गया। अब देखते हैं आगे ख्याति। अर्पिता की ख्याति निश्चित करेंगे पहले, तो ख्याति का मूल्यांकन 90,000 दिया हुआ है, तो उसमें अर्पिता का हिस्सा है 1/4। तो इसका मतलब कि अर्पिता को ख्याति कितनी लानी है 22,500 लानी है। रोकड़ ख्याति हमने पीछे जिस तरह से एंट्री किया तो उसके लिए 2 एंट्री होती है, रोकड़ खाते उधार, ख्याति का प्रीमियम खाते जमा, और ख्याति का प्रीमियम खाते उधार अंकिता यानी पुराने साझेदार के पूंजी खाते जमा और ऐसा के पूंजी खाते जमा, और त्याग का अनुपात क्या रहेगा 1:2 के अनुपात में रहेगा। फिर उसके बाद आता है अर्पिता की पूंजी, तो ये अपने थोड़ा सवाल कर लें तो और गणना समझ में आएगा, इसलिए मैं अभी लास्ट में समझा देता हूँ आपको। फिर उसके बाद है खाते बनाने के लिए, तो इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो अपने एंट्री जैसे करते हैं उस तरह से कर लेते हैं। इसमें 17 नंबर में देखिए यंत्र है 64,000 है, तो आपको बोला गया कि अस्थायी संपत्तियों पर 10% घिसाई गिनना है। तो यंत्र जो है अस्थायी संपत्ति है, फर्नीचर जो है अस्थायी संपत्ति है। तो ये आपको बोला नहीं है वहाँ की यंत्र और फर्नीचर पर, लेकिन अस्थायी संपत्ति बोला है, तो आपको अस्थायी संपत्ति पहचानने में आना चाहिए। तो यंत्र और फर्नीचर दोनों अस्थायी संपत्ति, दोनों पर घिसाई है, तो आपको ये समझ मान लेना है। तो यंत्र 64,000 है और फर्नीचर 40,000 है। तो पक्की तलपट की संपत्ति में यंत्र 64,000, यंत्र हो गया 64,000 और फर्नीचर हो गया 40,000। समायोजन के रूप में हमने इसको अंदर लिख दिया है। उसके बाद है स्टॉक दिया इसमें 13,600, तो इसमें कोई परिवर्तन है नहीं, तो स्टॉक 13,600 दर्शा देंगे 13,600। फिर स्टॉक के बाद है देनदार। अब देनदार यहाँ पर कितना दिया है आपको 40,000 दे रखा है, तो 40,000, और दूसरा यहाँ दिया कि देनदार साहूकार है। तो साहूकार है तो जो अनामत की व्यवस्था हुई है उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी देनदार सीधा कितना हमको बताना है 40,000 पूरा बाहर बता देना है। तो देनदार, ये देनदार हम पूरा यहाँ पर 40,000 दर्शा देंगे, इसमें आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं है साहूकार होने से। फिर उसके बाद है रोकड़ और बैंक का शेष दिया है 26,400, तो रोकड़ खाते में दर्शा देंगे इसको। ये रोकड़ खाते में 26,400 उधार शेष है 26,400, ये दर्शा दिए। उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब दायित्व पक्ष देखिए, पूंजी है दोनों की 64,000 और 32,000, तो पूंजी खाते में इसको दर्शा देंगे, जमा पक्ष में शेष आगे लाए और यहाँ पर दर्शा देंगे 64,000 और 32,000 और 32,000 पूंजी दर्शा दिए। फिर उसके बाद है अनामत फंड है 16,800, तो इसको बांट देंगे, तो इसका पुराना रेशियो जो है इसके अनुपात में ये बढ़ जाएगा 2:1 में, तो इसको बांटेंगे तो यहाँ आएगा 11,200, 5,600, 11,200, 11,200 और 5,600 पुराने अनुपात में इसको बांट दिया। फिर उसके बाद है लेनदार, तो लेनदार लिखेंगे दायित्व में, यहाँ रकम दिया है 60,000, परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो लेनदार 60,000 दायित्व में दर्शा दिए। और उसके बाद है देनी हुंडी, देनी हुंडी यहाँ पर दिया है 8,000, कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसको भी दायित्व में दर्शा देंगे, देनी हुंडी 8,000। इस तरह से हमने ये देखिए सारी बाकियाँ दर्शा दिया है। और अब लेते हैं समायोजन। पहला समायोजन था तो त्याग का अनुपात निकाल लिया हमने, नए साझेदार का हिस्सा निकाल लिया, पूंजी हम लास्ट में निकालेंगे। और अर्पिता की ख्याति, अब ख्याति हमने देखिए इसमें गणना किया था, तो ख्याति की गणना के अनुसार यहाँ पर ख्याति रोकड़ में आ रही है 22,500, इसको हम ख्याति का प्रीमियम रोकड़ खाते के उधार में लिख देंगे 22,500, एक असर। और दूसरी असर ये ख्याति बांट लेंगे
पुराने साझेदार, उनके त्याग के अनुपात में। तो इनके त्याग के अनुपात में इसको बांटेंगे। तो ये हमने बांटा था 7,500 और 15,000, तो उसमें बांट देंगे 7,500 और 15,000, 1:2 के अनुपात में इसको, त्याग के अनुपात में इसको वितरण कर देना था। ख्याति हो गया। और अब ख्याति के बाद अगला समायोजन है कि अस्थायी संपत्तियों पर 10% घिसाई गिनो। समायोजन नंबर 4, अस्थायी संपत्तियों पर घिसाई गिनो 10%। तो हमने देखिए पक्की तलपट में यंत्र और फर्नीचर दोनों अस्थायी संपत्तियां बताई हुई हैं। घिसाई गिनेंगे 10%, तो 6,400 हुआ 10%, और इसको माइनस करेंगे तो 57,600 आएगा, 57,600। फिर उसी तरह फर्नीचर है, घिसाई गिनेंगे 10%, 4,000 आएगा, और घटाएंगे तो बाहर आएगा 36,000। घिसाई यानी क्या हुआ, संपत्ति में कमी हुई, और संपत्ति में कमी क्या करते हैं, पुनः मूल्यांकन खाते उधार। तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार में दर्शा देंगे इसको। तो यहाँ पर यंत्र की घिसाई, यहाँ घिसाई लिख सकते हैं आप, लिखना हो तो, नहीं तो खाली लिखिए यंत्र खाते, और यहाँ 6,400, और यहाँ पर आएगा 4,000 फर्नीचर। तो दोनों में कमी या दोनों में घिसाई, तो ये हमने दर्शा दिया। फिर समायोजन नंबर 5, सभी देनदार साहूकार हैं। अब देनदार साहूकार हैं, तो आप देख लीजिए पक्की तलपट में हमने जो देनदार बताया था किताब में, तो उसको हमने पूरा 40,000 यहाँ पूरा दर्शा दिया, वहाँ से कुछ माइनस नहीं हुआ। लेकिन देनदार में से डूबती अनामत माइनस हुआ था 3,200, तो हम उसको यहाँ माइनस नहीं करेंगे। तो 3,200 जो यहाँ माइनस हुआ था उसको हम पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे। तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे, डूबती अनामत खाते 3,200 ये जमा कर देंगे, और यहाँ पूरा देनदार पक्की तलपट में पूरा 40,000 दर्शा देंगे। इसका मतलब देनदार साहूकार है उसके आधार में। फिर बीमा प्रीमियम में 12,000 चुकाए थे, 2,400 रुपया आने वाले वर्ष का है। तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम संपत्ति हो जाएगा, यहाँ 2,400 लिख देंगे, 2,400। और दूसरी एंट्री इसकी पुनः मूल्यांकन में संपत्ति में वृद्धि मानी जाएगी, तो यहाँ दर्शा देंगे 2,400, 2,400। तो इस तरह से ये हमारा समायोजन कंप्लीट हो गया सब। और अब खाते देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले पुनः मूल्यांकन खाता। तो पुनः मूल्यांकन खाता में आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर है 6,400 और 4,000, यानी 10,400 इसका टोटल हो रहा है। ये ज़्यादा लग रहा है, तो 10,400 इसको यहाँ लिख दिए। यहाँ लिखते हैं 10,400, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ भी हानि आ रही है क्योंकि उधार ज़्यादा है, जमा कम है, तो डिफरेंस आ रहा है 4,800। और इसको पुराने अनुपात में डिवाइड कर देंगे 2:1 में, तो 3,200 और 1,600, 3,200, 1,600 ये बांट दिया। और इसको हम हानि होने से पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में ले जाएंगे, पूंजी खाते के उधार में ले जाएंगे। तो पूंजी खाते के उधार में यहाँ पर अंकिता में 3,200 और ऐसा में 1,600, इसको यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद यहाँ बचा रोकड़ खाता, उसको भी बंद कर देते हैं। तो रोकड़ खाता में लेकिन यहाँ पर एक एंट्री होना बाकी है, इसलिए इसको भी बाद में करते हैं। सबसे पहले पूंजी देख लेते हैं। अब तो पूंजी की गणना करनी पड़ेगी। तो अब हमारे पास यहाँ पर पूंजी खाते में अंकिता और ऐसा, तो इस तरह से इनकी पूंजी हम देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो अंकिता और ऐसा की पूंजी अभी हाल में कितनी हो रही है, तो उसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसके अंदर 64,000, ये 11,200 है, 11,200 है, और ये है 7,500। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 1, 8, 4, 12। तो और यहाँ पर दूसरा है 5 और 2, 700। तो यहाँ का अंतर, और इसमें से 32 रुपया इधर दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसके टोटल में से, यानी उधार का टोटल और माइनस जमा का टोटल जो है अभी का 1, 2, 3 रकम का टोटल, और माइनस उधार का जो रकम यहाँ दिया हुआ है वो, इनको दोनों को हम माइनस करेंगे तो इसका अंतर आ रहा है 79,500। तो इसका आ रहा है, यानी कि अंकिता का जमा और उधार का अंतर 79,500 अभी आ रहा है इसके अंदर। और ऐसा का उसी तरह से गिनेंगे तो इसका 32,000 है, 56,000 है, और 1,500 है, ये रकम दिया हुआ है इसके अंदर। तो इसको हम जोड़ेंगे इसके अंदर, तो
तो इसका भी उसी तरह से 32,000, 5600 और 1500 तीनों जोड़ लेंगे, उसमें से उधार में 1600 घटा देंगे, तो इसका अंतर आपको मिल रहा है इसके अंदर घटाने पर 51,000 मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पर देखिए समझाने का प्रयास किया। इसके अंदर अर्पिता की पूंजी, तो नई पीढ़ी में अंकिता और ऐसा की कुल पूंजी, तो पहले इसकी पूंजी जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर अंकिता की ये जमा पक्ष का 3 रकम का टोटल करके उसमें से ये रकम माइनस कर देंगे 3200, तो इसका आ रहा है 79,500 ये, तो अंकिता में हो जाएगा 79,500 का अंतर आ रहा है। और उसी तरह से अंकिता के बाद यहाँ पर अंकिता के बाद ऐसा की पूंजी देखिए, ये तीनों अमाउंट 1, 2, 3 तीनों को जोड़ करके और ये रकम घटा देंगे तो आ रहा है 51,000, तो 51,000 हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर अंकिता की पूंजी और अभी जो वर्तमान हमारे पास अमाउंट है उसके आधार पर, और ऐसा की पूंजी, दोनों की पूंजी 79,500 और 51,000 दोनों मिला के हो रही है 1,30,500 हो रही है। दोनों को पूंजी मिला करके 1,30,500 हो रही है। अब अंकिता और ऐसा का हिस्सा इस पर से निकाल लेंगे। तो अगर कुल भाग कितना माना जाए 1, तो कुल भाग 1 माना जाए तो उसमें से अर्पिता का हिस्सा कितना निश्चित हुआ था 1/4। इसको ध्यान से समझना है आपको, 1/4। तो 1 में से 1/4 आप माइनस कर लेंगे, तो जब 1 में से अर्पिता का भाग निकाल देंगे तो कितना बचा 3/4। इसका मतलब ये 3/4 जो है वो किसका हिस्सा है, वो हिस्सा है अंकिता और ऐसा का, यानी ये जो हिस्सा है वो अंकिता और ऐसा का हिस्सा माना जाएगा। दोनों का हिस्सा 3/4 है, ठीक है। अब गणना देखिए जरा, गणना में हमने 2 भाग बनाया, यहाँ पर भाग, यहाँ पर पूंजी। तो यहाँ पर अंकिता और ऐसा यानी 3/4 हुए, तो 3/4 भाग पर इनकी दोनों की पूंजी कितनी हो रही है 1,30,500, 1,30,500। इसलिए तो यहाँ पर इसलिए निकालेंगे 1/4 जो नई साझेदार है, यहाँ पर ये 1/4, तो 1/4 भाग पर अर्पिता की पूंजी बराबर, तो गणना करेंगे तो यहाँ पर 1/4 वही रहेगा, गुणे 1,30,500 हो जाएगा और बटे में 3/4 का हो जाएगा 4/3। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा 43,500 आएगा। तो इस तरह से 43,500 रुपया ये पूंजी आई। और यही आपको प्रश्न में जो है दिया हुआ है इसके अंदर 17 नंबर प्रश्न में, तो आपको ये पूछा था कि अर्पिता अपने भाग की पूंजी प्रमाणसर लाएगी, तो प्रमाणसर पूंजी आपको इस तरह से निकालना है। तो अब आपको ख्याल में आ गया होगा इसके अंदर कि सारे समायोजन, सारी एंट्री करने के बाद आपको पुराने साझेदारों की पूंजी का शेष निकाल लेना है। तो जैसे हमने जमा का जोड़ के उधार घटा दिया, जमा का जोड़ के उधार घटा लिया, और फिर दोनों को क्या करना है आपको जोड़ लेना है, और जोड़ करके फिर उसके बाद नए साझेदार का हिस्सा और पुराने साझेदारों का हिस्सा अलग करके और फिर उस पर से निकाल लेना है आपको। तो आपको यहाँ पर साझेदार की पूंजी निकल आएगी नए। तो इस तरह से अर्पिता की पूंजी 43,500 हुई। तो अब ये पूंजी आपको यहाँ दर्शा देना है। तो पूंजी रोकड़ में आती है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, पूंजी खाते के जमा पक्ष में रोकड़ खाते, और रकम होगी 43,500। ये अमाउंट आपको निकालना रह गया था, तो इसको निकाल लिया हमने। और इसका असर हम दर्शा देंगे रोकड़ खाते, रोकड़ में आ रही है पूंजी, तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में यहाँ पर 43,500 नई पूंजी जो उसकी लानी थी वो। तो ये कंप्लीट हो गया अब। और अब इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर हम इसका शेष निकालेंगे। तो यहाँ पर शेष इनका तो 2 का हमको पहले से हमने निकाल लिया था, खाली टोटल करना बाकी है। तो देख लीजिए 82,700, 82,700 और इसका हुआ 52,600 उधार में लाएंगे। इसका तो वही 43,500 रहेगा, और फिर ये टोटल यहाँ ले लेंगे 82,700 और इसका हो जाएगा 52,600 और इसका 43,500 और अब अंतर निकल जाएगा। तो ये इसको माइनस करेंगे जैसे हमने बताया उसके आधार पर। यहाँ तो 79,500 बचेगा और यहाँ 51,000 बचेगा, और इसका अंतर वही 43,500 रहेगा। देखिए इस तरह से ये अंतिम पूंजी आपको गणना करके निकालना था। किसकी पूंजी, अर्पिता की पूंजी। अब तीनों की पूंजी हो गई, इसको हम दर्शा दे रहे हैं यहाँ पर पक्की तलपट में 79,500
51,000 और 43,500। इनको जोड़ देंगे तो 1,74,000 टोटल आता है। और अब रह गया रोकड़ खाता, इसको बंद कर देंगे। इसमें इसका टोटल हो रहा है 92,400, 92,400। इसको तो यहाँ लाएंगे 92,400 और अंतर निकाल लेंगे तो कुछ नहीं है तो वही रहेगा 92,400। और इसके बाद पक्की तलपट में रोकड़ और बैंक का शेष दर्शा देंगे 92,400। फिर खाता बंद कर देंगे पक्की तलपट का। तो यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो इनका टोटल हो रहा है 2,42,000, 2,42,000। और इस पक्ष में भी 3 रकम है, तीनों को जोड़ेंगे तो 2,42,000। इस तरह से आपका ये प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट होता है। और अब इसके ऊपर से प्रश्न नंबर 18 देखिए। प्रश्न नंबर 18 में आपको यहाँ दिया हुआ है साझेदारों का पुराना अनुपात है जैनी और अन्या का 3:2 है। और यहाँ सूचना है नीचे, प्रियंका ख्याति के रूप में 14,000 रोकड़ लाएगी जैनी और अन्या की नई पीढ़ी में। अब देखिए, जैनी और अन्या की नई पीढ़ी में कुल पूंजी 20% जितनी प्रियंका लाएगी। जितनी उनकी कुल पूंजी होगी उसका 20% वो प्रियंका लाएगी। यहाँ भी आपको पूंजी की गणना करनी है। नया अनुपात आपको दे रखा है, त्याग का अनुपात निकल जाएगा इसके ऊपर से। डूबत हुई अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है, जैसे इसके पिछले वाले सवाल में था उस तरह से कर देंगे। यंत्र की कीमत में 10 रुपये कमी करना है। मकान की बाजार कीमत 70,000 है, परिवर्तन करना है। विनियोग की बाजार कीमत में परिवर्तन करना है। जैनी और अन्या की नई पीढ़ी में यहाँ दिया है, नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभांश के प्रमाण में रखेंगे। और आवश्यक समायोजन आपको यहाँ बैंक खाते रखना है। जैसे एक सवाल पीछे था उसमें चालू खाते रखना था, यहाँ आवश्यक समायोजन कहाँ ले जाना है, बैंक खाते ले जाना है। तो अब इसके ऊपर से आवश्यक खाते और पक्की तलपट बनाना है। तो इसमें हम प्रश्न नंबर 18 के लिए इसमें देखिए, गणना में पहले त्याग बराबर हुआ पुराना माइनस नया। जैनी का पुराना है यहाँ पर 3:2 और 2:2:1, तो 3/5 माइनस 2/5 1/5 हुआ। अन्य का 2/5 माइनस 2/5 0 हुआ। इसका मतलब त्याग खाली किसका हो रहा है, जैनी का। तो ख्याति में खाली किसको मिलेगी, जैनी को मिलेगी। प्रियंका की पूंजी की गणना हम पूंजी हल करते समय लिखेंगे। उसके बाद अंतिम पूंजी का शेष जो निकलेगा उसको हम यहाँ दर्शाएंगे। और दूसरा, इसमें संबंधित अनुपात यहाँ दिया हुआ तो उसको इनके अनुपात में दर्शाना है। और ख्याति की रकम जो है पूरी पूरी कौन ले जाएगी, यहाँ पर जैनी। तो अब इसके आधार पर एंट्री करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बाकियाँ देखिए। मकान दिया है 42,000, तो पक्की तलपट के संपत्ति में मकान दर्शा लेते हैं। तो मकान की रकम है यहाँ पर 42,000। समायोजन दिया है तो 42,000 अंत लिखेंगे। मकान के बाद है यंत्र 17,500, यहाँ भी समायोजन है 17,500 यंत्र। विनियोग है 63,000, तो यहाँ भी विनियोग 63,000 समायोजन में दर्शा देंगे। फिर उसके बाद है देनदार है यहाँ पर 56,000, तो यहाँ पर देनदार की रकम आपको जो दिया है तो इसके आधार पर मतलब कोई पर उसमें कुछ घटाना नहीं है तो पूरी रकम दर्शा सकते हैं यहाँ पर। तो 56,000 पूरा हम बाहर लिख दे रहे हैं, 56,000 देनदार, पूरी रकम बाहर। उसके बाद है बैंक खाता है 39,200, तो यहाँ पर रोकड़ खाता के बदले बैंक खाता बना देंगे और यहाँ शेष दर्शा देंगे 39,200 बैंक का शेष। फिर उसके बाद दायित्व पक्ष में दोनों की पूंजी 70,000 और 56,000, पूंजी खाते में लिख देंगे 70,000 और 56,000। दोनों की पूंजी हो गई। उसके बाद है सामान्य अनामत है 8,400, तो इसको हम बांट देंगे। इनका पुराना अनुपात है तो पुराना है 3:2, 3/5 2/5, तो 5,040 और 33,60।
5,040 और 3,360। फिर है विनियोग अनामत 4,200 रुपया है विनियोग अनामत। तो विनियोग अनामत में जो अंतर बचेगा उसको हम बांटेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर विनियोग में समायोजन है। विनियोग की बाजार कीमत है 68,950 यहाँ पर दिया है। तो अपने पक्की तलपट में विनियोग है यहाँ 63,000। अच्छा, तो विनियोग में वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो फिर विनियोग अनामत पूरा बांट देंगे। तो विनियोग अनामत यहाँ पूरा बांटेंगे, तो इसको बांटेंगे पुराने अनुपात इनका है 3:2 में। तो 25-20 और 16-80, 25-20 16-80 विनियोग अनामत बांट देंगे। और उसके बाद है कारीगर लाभ भाग फंड, दायित्व है तो दायित्व में दर्शा देंगे। तो दायित्व में 31,500 यहाँ दर्शा दिए दायित्व में। और लेनदार है 44,800, ये भी दायित्व में दर्शा देंगे 44,800। इस तरह हमने पक्की तलपट का दोनों पक्ष का कंप्लीट कर दिया। समायोजन देखिए, प्रियंका ख्याति पेटे 14,000 रोकड़ लाएगी, तो यहाँ पर रोकड़ लाएगी तो उसकी एक असर रोकड़ खाते में चली जाएगी 14,000 की। तो ख्याति का प्रीमियम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इसको हम। तो यहाँ पर ख्याति का प्रीमियम उसका जो आएगी 14,000, ये रोकड़ खाते में यहाँ दर्शा दिया रोकड़ आवक के रूप में एक असर। और दूसरी असर, साझेदार जैनी को त्याग हो रहा है, तो ख्याति रकम किसको मिलेगी? जैनी को। तो जैनी में लिख देंगे 14,000, पूरी ख्याति इसको प्राप्त होगी। और दूसरे को लाभ या त्याग नहीं है, इसलिए उसमें नहीं दर्शाएंगे। और उसके बाद है जैनी और अन्य की पेड़ी पूंजी, अभी बाद में गणना करेंगे। और उसके बाद है डूबत ऋण अनामत का प्रावधान आवश्यक नहीं है। तो डूबत ऋण अनामत जो इसमें गिना गया होगा, तो यहाँ पर डूबत ऋण 2800 गिना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 56,000 बाहर लिख दिया। दायित्व में देनदार में 56,000 बाहर कर दिया, और 2800 जो था उसकी व्यवस्था नहीं करना है, तो उसको हम पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे। तो पुनः मूल्यांकन के जमा में डूबत ऋण अनामत खाते 2800 इसको रद्द कर दिया, यानी कि पुनः मूल्यांकन में जमा हो जाएगा। फिर है यंत्र की कीमत में 10% कमी करना है। तो यंत्र है 42,000, तो 42,000 में कमी करेंगे इसकी यंत्र की कीमत। यंत्र है इसमें, एक मिनट, यंत्र की कीमत 10% कमी करना है। तो यंत्र है 17,500, 17,500 में कमी करेंगे 1,750, और बचेगा 15,750, 15,750। और ये 1,750 कमी हुई, इसको पुनः मूल्यांकन खाते में उधार कर देंगे। यंत्र में 1,750 कमी। उसके बाद है मकान की बाजार कीमत है 70,000 है। तो मकान की बाजार कीमत 70,000 है, तो यहाँ पर मकान की कीमत दिया है 42,000। तो मकान में वृद्धि होगी, इसका मतलब यहाँ वृद्धि होगी 28,000, और तब यहाँ कितना आएगा, मकान की कीमत हो जाएगी 70,000। अभी मकान में वृद्धि हुई तो पुनः मूल्यांकन में जमा कर देंगे यहाँ पर 28,000, यहाँ वृद्धि के रूप में दर्शा देंगे 28,000। फिर उसके बाद है विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है। तो विनियोग में वृद्धि हो रही है 5,950 की, तो यहाँ बता देंगे 5,950 वृद्धि हो गई, और यहाँ भी बढ़ा देंगे 5,950, और इस तरह से अपने प्रश्न के अनुसार हो जाएगा 68,950, 68,950। ठीक है, तो ये पुनः मूल्यांकन में, और यहाँ दोनों असर हो गई। कमी होता तो किसको हम क्या करते, मान लो विनियोग की कीमत में कमी होता तो ये विनियोग अनामत में माइनस करते, और माइनस करने के बाद जो बचता उसको बांट देते, अथवा कुछ नहीं बचता तो जितना बढ़ता तो उसको हम पुनः मूल्यांकन खाते में उधार कर देते, और वृद्धि हुई तो सीधा हमको वहाँ दर्शाने का, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद आता है जैनी और अन्य की नई पीढ़ी में दोनों की कुल पूंजी संबंधित लाभांश के नए अनुपात में रखेंगे। तो गणना हम देख लेते हैं इसके अंदर। अब ये सारी एंट्री हमारी हो गई इसके अंदर, तो पहले पुनः मूल्यांकन को हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो पुनः मूल्यांकन में सारी एंट्री हो गई है। तो जमा पक्ष का टोटल हो रहा है 36,750, जमा पक्ष का टोटल 36,750, उधार में लाएंगे 36,750,
और यहाँ एक ही अमाउंट है 1750 माइनस करेंगे तो बचेगा ये 35,000। 35,000 पुराने अनुपात बांटते हैं इसको 2:3 में, 21,000 और 14,000, 21,000 और 14,000 ये हो गया। और इसको हम दर्शा देंगे पूंजी खाते में, तो पूंजी खाते में लाभ के रूप में दर्शा देंगे दोनों के खाते में, पुनः मूल्यांकन खाते, और रकम हो जाएगी इसकी 21,000 और 14,000, 21,000 14,000 यहाँ दर्शा दिए। और अब इसके बाद हम इसकी गणना देख लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी पूंजी देखो, जैनी, तो जैनी के यहाँ पर टोटल करेंगे इसका, तो इसका टोटल होगा 1,12,500, इसका अंतर आएगा 1,12,560 हो रहा है, 1,12,560 इसका टोटल हो रहा है। और इसका योग देखेंगे तो यहाँ पर 56,000 है, 33,60 है, फिर 16,80 है और 14,000 है। तो इसका टोटल अभी हम करेंगे तो इसका योग हो रहा है 75,040, इसका टोटल हो रहा है 75,040। तो इस तरह से जैनी का हो रहा है 1,12,560 और इसका टोटल अपने गिनना है तो हो रहा है 75,040। तो गणना देख लीजिए जरा, ये गणना यहाँ इस तरह से करेंगे। तो देखो, जैनी के पूंजी खाते की कुल जमा रकम अपनी हो रही है 1,12,560 और अन्य की पूंजी खाते की कुल जमा रकम हो रही है 75,040। ठीक है, इनको दोनों को जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो हो रहा है 1,87,600। तो 1,87,600 ये जैनी और अन्य की कुल टोटल हो गई रकम, कुल पूंजी हो गई। और अब कहा गया है कि प्रियंका दोनों की कुल पूंजी का 20% पूंजी लाएगी। ठीक है, तो इनकी कुल पूंजी कितनी हुई 1,87,600, तो 1,87,600 का 20%, 20/100 किया, तो इसका मतलब प्रियंका कितनी पूंजी लाएगी 37,520 पूंजी लाएगी। बिल्कुल आसान है। तो 37,520 की पूंजी होगी, तो इसको हम पूंजी खाते के जमा पक्ष में रोकड़ खाते, इसकी लाई जाने वाली पूंजी 37,520 ये देखे दर्शा दिए, एक असर यहाँ दर्शा दिए और दूसरी असर रोकड़ या बैंक खाते में दर्शा देंगे। तो वहाँ पर लिख देंगे इसकी पूंजी, तो प्रियंका की पूंजी हो गई यहाँ पर 37,520, इसकी पूंजी हो गई 37,520। तो इस तरह से यहाँ पर आपने इसको दर्शा दिया और दो असर हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं जरा, यहाँ पर इसकी पूंजी को हमने क्या किया, जितनी हमारे चालू पूंजी खाते में एंट्री थी उसको हमने जो है बाकी निकाल करके और कुल का 20% कर दिया। अब अंतिम पूंजी का शेष निकालेंगे। तो अंतिम पूंजी का शेष के लिए आपको किताब में समझन दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए कि जैनी और अन्य की नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने संबंधित नए लाभांश के प्रमाण में रखेंगे। तो इनका नया प्रमाण क्या है, इनका नया प्रमाण है ये देखिए 2-2-1। तो अपने खाली इनका देखिए दोनों का 2-2, तो 2-2 का मतलब क्या हुआ 1-1, यानी समान भाग है। तो यानी ये दो पूंजी अपने समान भाग में रखेंगे, यानी कि जैनी और अन्य की पूंजी टोटल कितनी हो रही थी 1,87,600। 1,87,600 में इनका 2:2 नया है, तो उसको समान किए मतलब छोटा किए तो 1:1 यानी समान भाग आया। तो 1,87,600 का आधा 1/2 यानी 93,800 जैनी की होगी और उतनी ही पूंजी 1,87,600 का 1/2 करेंगे तो 93,800 अन्य की पूंजी होगी। तो ये पूंजी अंतिम पूंजी कही जाएगी, यानी इनकी अंतिम पूंजी इतनी रहने वाली है। तो उसको हम यहाँ दर्शा देते हैं, देखिए शेष आगे ले गए, तो इन दोनों की अंतिम पूंजी यहाँ दर्शा देंगे 93,800 इसकी भी समान भाग में रहेगी और 93,800 ये दर्शा दिए। और अब इसको दर्शा करके और फिर यहाँ पर आपको सूचना दिया गया है इसी में कि आवश्यक समायोजन बैंक खाते ले जाना है। यानी आपको जो समायोजन बचेगा वो पिछले वाले सवाल में चालू खाते था, यहाँ कहाँ ले जाना है बैंक खाते। तो फिर यहाँ पर अंतर देखेंगे हम इसमें। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि पहले जैनी का चेक कर लेते हैं पूरा। तो जैनी का यहाँ 1,12,560, ठीक है, ये अधिक है, तो उसको हम यहाँ लाएंगे 1,12,560।
और अब इसमें एक रकम हमारे पास है 93,800, तो इसको माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो बैंक खाते जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है इसका 18,760, 18,760। तो ये रकम जो है बैंक खाते में चली जाएगी। ठीक, ये अंतर आया। और उसके बाद देखते हैं अन्य का। अब अन्य का ये टोटल कम पड़ जा रहा है क्योंकि इसका ये टोटल ज़्यादा हो गया। ये जो हमने शेष लिखा लास्ट में, तो इसका टोटल हम यहाँ लिख देंगे 93,800, ये ज़्यादा है। और उसको यहाँ लाएंगे 93,800। और अब इसका अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो इसका अंतर बच रहा है 18,760, वही अंतर बच रहा है 18,760, ये इसका अंतर आया कि हमने बैंक खाते लिख दिया इसको। ठीक है। और उसके बाद ये असर, ये देखिए पूंजी खाते के ये उधार पक्ष में है, तो फिर इसको हम बैंक खाते के जमा पक्ष में ले लेंगे। तो जैनी का है, तो जैनी के पूंजी खाते यहाँ पर जो अंतर आया वो 18,760। और ये अन्य का है, उधार पक्ष में है, सॉरी जमा पक्ष में है, तो उसको उधार पक्ष में ले लेंगे। अन्य के पूंजी खाते 18,760। ठीक है, ये अंतर यहाँ हो गया। और उसके बाद अब यहाँ कौन बचा, प्रियंका। तो प्रियंका का टोटल तो कितना आएगा, जितनी पूंजी उसकी है 37,520, और वही टोटल यहाँ लाएंगे 37,520, और अंतर यहाँ कुछ नहीं है तो वही बचेगा 37,520। अब ये तीनों पूंजी देखिए, अंतिम पूंजी आ गई, और ये तीनों पूंजी अंतिम पक्की तरफ पढ़ के दायित्व पक्ष में दर्शा देते हैं। तो दायित्व पक्ष में दर्शाएंगे, तो इसका जैनी का 93,800, और इसका हो गया 93,800, और इसका 37,520, और तीनों का टोटल कर देंगे 2,25,120, 2,25,120। अब बैंक खाता टोटल का योग कर लेते हैं। तो बैंक खाते का टोटल देखिए इधर, तो बैंक खाते में इधर 39,200, 37,520, 14,000 और 18,760 है, जोड़ेंगे तो 1,09,480, 1,09,480, और ये टोटल यहाँ लाएंगे 1,09,480, और घटाएंगे तो अंतर निकलेगा। अंतर हुआ इसमें 90,720, 90,720, ये डिफरेंस आया। बैंक खाते का शेष आया, और उधार शेष है, संपत्ति में आएगा, तो संपत्ति में लिख देंगे इसको हम 90,720। और इस तरह से अब हमारी सारी एंट्री हो गई इसमें पक्की तलपट में। तो इसका टोटल देख लेंगे, यहाँ पर सभी रकम का योग करेंगे इसके अंदर। तो इसका डिफरेंस आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है इसके अंदर 3,01,420, 3,01,420। और इधर पक्ष का देखिए, यहाँ हमारे पास तीन अमाउंट है, 2,25,120 है, और 31,500 है, 44,800 है, तो वही टोटल आ रहा है इसका भी 3,01,420। इस तरह इसका टोटल हो गया। विद्यार्थी मित्रों, ये इसमें आपको अंतिम प्रश्न जो हो रहे हैं इसके अंदर, इनमें आपको पूंजी की गणना आपको ज़्यादा करनी होगी इसके अंदर। बाकी जो सामान्य गणनाएं थे वो शुरुआत में हो गई हैं पूरी, और आपको बने उतना सरल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको इसमें समझ में भी आएगा, और आगे भी आप प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।